नई दिल्ली भारत में 6 मार्च भारतीय टेक्नोलॉजी सेक्टर की अपार संभावना को पहचानते हुए कोर्ट डीआईवार के प्रमुख टेक्नोलॉजिकल पार्क वीआईटीआईबी ने भारत में विशेष रूप से नई दिल्ली में एक रणनीतिक रोड शो शुरू करने का निर्णय लिया है। इस पहल का नेतृत्व वीआईटीआईबी के सीईओ मेबेटी डोसो कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय निवेशकों को कोर्ट डीआईवार में टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के अवसरों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करना और दोनों देशों के बीच पहले से मजबूत साझेदारी को और सशक्त बनाना है। वीआईटीआईबी में भारत की भूमिका। भारत ने एक्सिम बैंक के माध्यम से वीआईटीआईबी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने 20 मिलियन का निवेश किया था। इस निवेश से वीआईटीआईबी को मजबूती मिली और इसे महात्मा गांधी टेक्नोलॉजिकल पार्क नाम दिया गया। यह रोड शो भारत और कोर्ट डीआईवार के बीच इस मजबूत द्विपक्षीय संबंध को आगे और बढ़ाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से वीआईटीआईबी वेस्ट अफ्रीका के बढ़ते टेक इकोसिस्टम में भारतीय विशेषज्ञता को शामिल करना चाहता है। वीआईटीआईबी के सीईओ मेबेटी डोसो ने कहा, भारत हमारे लिए एक मजबूत और भरोसेमंद भागीदार रहा है। वीआईटीआईबी को अफ्रीका में एक प्रमुख टेक हब के रूप में स्थापित करने की हमारी यात्रा में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। इस रोड शो के जरिए हम भारतीय निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वे हमारे साथ मिलकर कोर्ट डीआईवार में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के भविष्य को आकार दें। भारत और कोर्ट डीआईवार एक रणनीतिक साझेदार है। भारत आज वैश्विक टेक्नोलॉजी उद्योग में अग्रणी है, जो मजबूत आईटी इकोसिस्टम, कुशल कार्यबल और सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी में अत्याधुनिक प्रगति के लिए प्रसिद्ध है। वीआईटीआईबी के लिए भारत एक रणनीतिक साझेदार है, जो अफ्रीका में तकनीकी क्रांति लाने में मदद कर सकता है। यह रोड शो भारतीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो वेस्ट अफ्रीका में टेक्नोलॉजी के भविष्य को आकार देने में योगदान कर सकते हैं। कोर्ट डीआईवार में टेक्नोलॉजी सेक्टर की चुनौतियां। हालांकि कोर्ट डीआईवार में टेक्नोलॉजी सेक्टर की अपार संभावना है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। वर्तमान में देश हर साल सिर्फ 350 टेक इंजीनियर तैयार करता है, जबकि बाजार में कम से कम 6000% पेशेवरों की आवश्यकता है। हालांकि सरकार ने हमेशा टेक सेक्टर का समर्थन किया है। हाल ही में उसने नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने की नई नीतियां अपनाई, जिससे देश के डिजिटल परिदृश्य में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। भारतीय विशेषज्ञता की आवश्यकता। इस चुनौतियों को दूर करने के लिए वीआईटीआईबी भारतीय विशेषज्ञता, निवेश और साझेदारी की तलाश कर रहा है, ताकि कोर्ट डीआईवार में एक मजबूत और टिकाऊ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम विकसित किया जा सके। डोसो ने कहा, कोर्ट डीआईवार एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है और सही निवेश के साथ हम इस अफ्रीका के प्रमुख टेक हब में बदल सकते हैं। हमें विश्वास है कि भारतीय व्यवसाय इस यात्रा में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। वीआईटीआईबी के महत्वाकांक्षी लक्ष्य। वीआईटीआईबी के पास अफ्रीका के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना, कोर्ट डीआईवार में 40,000 से अधिक नौकरियां पैदा करने और 1.7 बिलियन से अधिक का निवेश आकर्षित करने जैसे बड़े लक्ष्य हैं। भारत के उन्नत टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का लाभ उठाकर वीआईटीआईबी कोर्ट डीआईवार को अफ्रीका की डिजिटल क्रांति में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने की योजना बना रहा है। यह पहल न केवल भारत और कोर्ट डीआईवार के आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगी, बल्कि सतत तकनीकी विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। भारतीय निवेशकों के लिए अवसर। वीआईटीआईबी रोड शो भारतीय निवेशकों को अफ्रीका के उभरते टेक बाजार को समझने, निवेश अनुकूल नीतियां और प्रोत्साहनों का लाभ उठाने, अफ्रीकी उद्यमियों और व्यवसायियों के साथ साझेदारी करने, डिजिटल समाधानों की बढ़ती मांग वाले उपभोक्ता बाजार तक पहुंचने और वेस्ट अफ्रीका बाजार 350 मिलियन की आबादी में विस्तार करने का अवसर प्रदान करता है। डासो ने निष्कर्ष में कहा, हम भारतीय निवेशकों, टेक कंपनियों और उद्योग जगत के भागीदारों को इस ऐतिहासिक पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अफ्रीका की टेक्नोलॉजी क्रांति में निवेश करने का यही सही समय है और वीआईटीआईबी इस परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वीआईटीआईबी का भारत रोड शो सिर्फ एक निवेश शिखर सम्मेलन नहीं, बल्कि अफ्रीका में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को एक नई दिशा लेने वाला आंदोलन है। यह पहल भारतीय विशेषज्ञता और अफ्रीकी संभावनाओं के मेल से एक नए डिजिटल युग की शुरुआत करेगी। तो क्या कुछ कहेंगे इसके लिए आप? This is Dr. Manoj Mittal, Chairman, International Chamber of Healthcare and Medical Tourism.
दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम इज वेरी मच नीडेड। हम इस कंट्री के साथ काम कर रहे हैं। वी हेल्प द पेशेंट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस कंट्री टू इंडिया, हेल्पिंग देम विद द राइट ट्रीटमेंट, क्योंकि वहाँ पर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। और हमें काफ़ी अच्छा लगता है जब ये लोग ट्रैवल करते हैं और हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं और उनकी जान बचाते हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ हम मिलके बहुत जल्दी एक इवेंट भी कर रहे हैं जिसमें वहाँ अच्छा अवेयरनेस आए। और मेडिकल टूरिज्म सेक्टर में हमारे काफ़ी ग्रोथ हो रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का काफ़ी सहयोग मिला इस इंडस्ट्री को, एंड दिस इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग। एंड एज अ चेयरमैन ऑफ द चैम्बर मेरा सारा प्रयास लगा है कि उन कंट्रीज़ में हम जाएं जहां से हम उन लोगों की हेल्प कर पाएं जो करेक्ट ट्रीटमेंट की वजह से उनका नुकसान हो जाता है और हम लोग वहां पहुंच नहीं पाते। तो इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक माध्यम रहेगा जिसके थ्रू हम वहाँ मैसेज दे सकते हैं कि इंडिया इज़ अ गुड डेस्टिनेशन फॉर देम, नॉट ओनली फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट्स बट ऑल्सो मेडिकल टूरिज्म, जिसमें एक टूरिज्म भी है, उससे टूरिज्म का भी बढ़ावा पड़ता है। सर, मेडिकल टूरिज्म का अभिप्राय क्या सारी विधाओं को इंडिया लेके चल रहे हैं या अलग नहीं, हम मेडिकल टूरिज्म में जिसको इमीडिएटली इमरजेंसी में अपना इलाज कराना है तो उसमें तो एलोपैथिक में उसका एडमिशन कराया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं मेडिकल वेलनेस सेक्टर में। मेडिकल वेलनेस सेक्टर में आयुर्वेदा को काफ़ी हम लोग आगे तक ले जा रहे हैं, एंड इंडिया इज़ वेरी रिच इन दैट सेक्टर। आज से अगर हम अपने बाप दादाओं के ज़माने में जाएं तो उस वक्त तो हॉस्पिटल्स थे ही नहीं, उस वक्त तो सारा आयुर्वेदा ट्रीटमेंट था और वो एक तरीके से खो गया है। लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री के प्रयास से फिर उस सेक्टर को काफ़ी बूम मिल रहा है। हमारे आयुर्वेद के क्षेत्र में काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी समय पहले से वहाँ जड़ी बूटियों के ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ से भी मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया रख में। तो आपका क्या कहना है इस बात? क्या आप नहीं, इस सेक्टर में जैसे मैंने बताया कि ये खो गया था, थोड़ा सा पीछे हो गया था, लेकिन अब इस सेक्टर में फिर से सब लोग उजागर हो गए हैं और इसको एक नया शेप मेडिकल वेलनेस दिया गया है। मेडिकल वेलनेस में वेलनेस सेंटर्स होते हैं जो उनको एक घरेलू उपचार देते हैं जो कभी हार्मफुल नहीं होते। हमारे पास वेलनेस में आयुर्वेदा में कैंसर ट्रीटमेंट से लेके ट्रांसप्लांट्स को भी हम लोग रोक देते हैं और हार्ट सर्जरीज को भी हम रोक देते हैं। मतलब हर तरीके का हमारे पास इलाज है उसमें जो ओवर रूल कर देता है एक सर्जरी को। उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सपोर्ट मिल रहा है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी सहयोग मिल रहा है, सेक्टर को काफ़ी ग्रोथ मिल रही है और इस सेक्टर में नॉट ओनली जॉब क्रिएट होंगी बट सेक्टर आगे बढ़ेगा तो इंडिया की भी ग्रोथ है उसमें और मेडिकल के साथ टूरिज्म भी है उसमें। अफ्रीका के किन देशों में आप काम कर रहे हैं? हम एंटायर अफ्रीका में काम कर रहे हैं। ये वाली जो कंट्रीज हैं कोटे दी आइवर, इसमें थोड़ा सा कम है क्योंकि ये दूर है कंट्री, वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट की भी कनेक्टिविटी का कुछ इश्यूज है और डिस्टेंस ज़्यादा है और अवेयरनेस कम है। तो इन कंट्रीज़ में अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग इवेंट भी जैसे मैंने बताया प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम में और जिससे कि इस इंडस्ट्री को काफ़ी बूम मिलेगा। जैसे कि आपने कहा कि अभी शल्य चिकित्सा को टाला जा सकता है, अगर इनकी जरूरत पड़ती है शल्य चिकित्सा की तो क्या वो भी आपको? बिल्कुल होती है। सबसे अफ्रीका में कॉमन आदमी आपके कॉन्टेक्ट करें कैसे इलाज करवाते हैं? सिंपल तरीका है उसका। मेडिकल टूरिज्म कैसे काम करता है, अगर उस पेशेंट्स के पास कुछ रिपोर्ट्स होती है जो डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट होती है, उससे हमें हेल्प मिलती है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। डायग्नोस्टिक सर्विसेज हर छोटी से छोटी कंट्री में भी मिल जाती है, ब्लड टेस्टिंग के थ्रू जो टेस्टिंग होती है, ये MRI CT भी होता है उनके पास। हालांकि हर कंट्री में अफ्रीका की अगर हम जाएं तो MRI CT नहीं है, MRI तो नहीं है, तो वो आसपास की कंट्री में ट्रैवल करते हैं, फिर वो हमें व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, किसी भी माध्यम से हमारे तक शेयर करते हैं। हम यहाँ पर हॉस्पिटल्स में उसको शेयर करके डॉक्टर से उनकी कंसल्टेशन एक फिक्स करते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमें फ्री कंसल्टेशन देते हैं बाहर के पेशेंट्स को, उनको कोई फीस नहीं देनी होती इनिशियल, तो उसके माध्यम से उसका डायग्नोस्टिक का चार्ट बनता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है
अगर वो प्रॉब्लम उसकी अर्जेंट है तो हम लोग उसकी वीज़ा लेने में हेल्प करते हैं। वो टिकट लेता है, यहाँ पर एयरपोर्ट पे हम उसको ट्रांसलेटर से देके उसको वेलकम करते हैं और उसको सीधा अगर अर्जेंट है तो उसको वहीं एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसको, उसकी फैमिली को, उसके साथ पूरा हमारा सहयोग रहता है एक मेडिकल टूरिज्म सेक्टर में कि वो आदमी कहीं भटके नहीं, क्योंकि वो हमारी कंट्री में आया है, गेस्ट है हमारा, तो उसको एक पूरे अच्छे तरीके से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहाँ उसका एडमिशन कराया जाता है और वहाँ उसका इलाज विदाउट एनी डिले स्टार्ट हो जाता है। और उसको, पेशेंट को पहले ही कुछ आइडिया दे दिया जाता है कि उसका क्या खर्चा आने वाला है और वो हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। जब इलाज ख़त्म हो जाता है तो फिर हम उसको थोड़ा टूरिज़्म की तरह उसका एंटरटेनमेंट करते हैं। ताजमहल लेके जाते हैं बहुत लोगों को, तो इंडिया के बारे में बताते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह भी करते हैं ये लोग। लखनऊ, जयपुर तक जाते हैं। अब आगे चल के हम हो सकता है उनको अयोध्या, बनारस, इस तरीके के जगह भी लेके जाएं, जिससे कि टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिले इंडिया को। देखिए, अभी तो ऑलमोस्ट सारे ही हॉस्पिटल, अगर हम मेजर हॉस्पिटल्स की बात करें जिसमें अपोलो आता है, मणिपाल आता है, फोर्टिस आता है, मैक्स आता है, मेदांता आता है, तो ये सारे हॉस्पिटल्स के पास अपना मेडिकल टूरिज्म का एक अलग ही यूनिट है। अलग चाहिए आज VITI जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है खासकर अफ्रीकन कंट्री के साथ में, क्या कुछ लाभ होने वाला है? बेसिकली देखिए, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के अंदर काफ़ी कुछ हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने पहले भी थ्रू TCR एक PSU था इंडिया में, 53 कंट्रीज में अफ्रीका काम किया था मेडिकल के बारे में, पूरा ऑल द इक्विपमेंट्स across Europe. Now we can be focused on Ivory Coast. There are a lot of PSU in India, from BL to CL to ITI, TCL. उनको लेते हुए गवर्नमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, from giving laptops to IT to cyber security, काफी कुछ काम कर सकते हैं, which can be easily happening without getting into too many ambiguities. गवर्नमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर काफी कुछ हो सकता है. This can be easily a step जहाँ पे काम फास्ट हो सकता है, without getting into tendering process, other processes. ये काम काफी इजीली हो सकता है. इंडिया में टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इजीली, देखिए जैसे इंडिया का अब देखो UPI है, पूरे दुनिया में मशहूर हो गया है, फ्रॉम अमेरिका टू इंग्लैंड सब लोग इंप्रेस हो चुके हैं। ऐसे बहुत चीज़ें इंडिया में है जो उन कंट्रीज को चाहिए, और अफ्रीका तो वैसे ही बहुत कम से पीछे है इन चीज़ों में। तो गवर्नमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर काफ़ी कुछ कर सकते हैं, ताकि इजिली गिवन ए किक स्टार्ट, मेरा मानना है। भारत की ग्रोथ पर कितना कुछ असर पड़ने वाला है? इंडिया तो देखिए, इंडिया से ग्रोथ तो बढ़ ही रहा है, और ऐसी कंट्री हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम में आ जाएंगे तो काफ़ी कुछ काम होगा है। विल भी एक्सचेंज प्रोग्राम, एजुकेशन में काम कर सकते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज हो सकता है, हमारे यहाँ हो सकता है। वैसे भी काफ़ी अफ्रीकन इन्हें पढ़ते हैं, बट इसी को एवरी को स्पेसिफिक जाएंगे हम लोग तो काफ़ी कुछ एक्सचेंज हो सकता है उसके तरफ। इंडिया में टेक्नोलॉजी तो है ही, इट्स हब ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉट अप द पावर ऑफ अमेरिकन कंट्रीज, बट फिर भी यहाँ पे कोई बुराई नहीं है जो हम उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट विल बी इजी किक स्टार्ट, ये मेरा मानना है। तो स्टार्टिंग विद आइवरी कोस्ट कंट्री अराउंड इट, वैसा करने वाले हम लोग। आइवरी कोस्ट एज अ फोकस पॉइंट, एंड उसके आसपास जो कंट्रीज होंगी वहाँ पे एक्सपैंड करेंगे हम लोग। यस, क्लियर फोकस ऑन आइवरी कोस्ट राइट नाउ, बिकॉज जो बेटे वहाँ पे एक्सचेंज इनके साथ काम कर रहे हैं उनको फोकस करते हुए एक्सपैंड द टेरिटरी अराउंड दैट, ये मेरा मानना है। एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट विल गिव इट अ किक स्टार्ट, इट विल गिव अ इजी अप स्टार्ट। सर, अफ्रीका के देशों में ऑलरेडी बड़ी किया है, वहाँ पर लोग है हमारी कंपनी, अब कितना बड़ा चैलेंज कि चैलेंज तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कंपनी के अदर प्लेयर्स प्राइसेस गिरते हैं, बट यहाँ पे गुड PSUs जैसे BL है, CL है, ITI है, ये एस्टेब्लिश प्लेयर्स, जिनका फोकस टू रीच एंड कस्टमर, नॉट मनी। मार्जिन का दियर, बट उनका पैसा कमाना इज नॉट मेन फोकस। उनका मेन फोकस है एंड कस्टमर तक पहुँचना, उनका लाभ पहुँचाना। उस एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर काफ़ी कुछ हो सकता है। तो हमारी टेक्नोलॉजी एक पार, ठीक है, अमेरिका को छोड़िए, उनका कॉस्ट वैसे कॉस्टली होता है, कॉस्ट वो 5 गुना महंगा हमसे होगा। अगर आपको कॉस्ट और टेक्नोलॉजी का करना है, तालमेल करना है, तो इंडिया विल बी एट पार। अब जो चीज़ 100 रुपये की वहाँ 500 की होगी, तो 500 की तो अच्छी होगी, हमसे अच्छी होगी, सीधी सी बात है। मोबाइल फोन 1000 रुपये का भी होता है, मोबाइल फोन 5000 का भी होता है। तो व्हेन यू कंपेयर प्राइस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया इज एट पार विद दिस कंट्रीज। अब देखिए, जो अमेरिका में माल आता है, चाइना से 1000 का माल भी होता है, 10,000 का माल भी होता है। एज यू पे मोर, यू गेट द बेटर क्वालिटी, सीधी सी बात है। बट कीपिंग ए बैलेंस
टेक्नोलॉजी इन प्राइस इंडिया इज एट पार। मेरा मानना है कि इंडिया हैज अ गुड फोकस टू रीच दिस कंट्रीज, और जहाँ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा इट विल बी किक स्टार्ट। यहाँ पे ज़्यादा टेंडर्स के होंगे, इट विल बी एक्सचेंज प्रोग्राम लाइक दिस एंड द गेम इज ऑन। आप लोग एमईए के साथ भी काम करेंगे? हाँ, इसलिए काम करेंगे हम लोग ना, ये काम करेंगे। एम्बेसडर साहब जो है यहाँ के, विल बी इजी एक्सेस टू द प्रोटोकॉल्स कम हो जाते हैं जब ऐसी मीटिंग्स होती है, काम तो होता ही। सर आइवरी कोस्ट में आपका आइवरी कोस्ट शुरू करके जहाँ पर इंडियन एम्बेसी नहीं है, फिर आगे करूँगा, मैं से इंडिया में है वो खुल जाएगी, मतलब तो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब बीजेपी करंट गवर्नमेंट उनका रीच तो ही है, और हमारा मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स में तो वैसे ही मेरा मानना है कि एट दैट प्राइस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया इज एट पार। नो डाउट। अब यही है सर, आप उनको बेहतर प्राइस। हाँ, उस मतलब देखिए, आईफोन लाखों रुपए का भी होता है और फोन 20,000 का भी होता है। अब लाख वाला फोन तो अच्छा हो गया, तो कोई दोहराई नहीं है, बट अगर आपको उस प्राइस और टेक्नोलॉजी में चाहिए तो कोई गैप नहीं आएगा। वो होगा मतलब, क्योंकि हमने 10 साल पहले एक कंपनी टीसीएल इंडिया में, उसने 53 कंट्रीज अफ्रीका, पूरी अफ्रीका को मेडिकल इक्विपमेंट दिया है, तो हमने यहाँ से दिया एज ए एड। ड्यूरिंग अब्दुल कलाम के टाइम पे हुआ था ये, तो पूरे 53 कंट्री में गया था, करीबन 15 मिशन गई थी यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए एड। जब तब लिया उन्होंने, मतलब ऐसे ही Yeah, hi. My name is Deepak Sharma. I'm the director of a company called Skylab Solutions India Private Limited, which is basically co-sponsoring this particular program in collaboration with our friends from Ivory Coast, WITEP. My company is into technology. We are already partnering with a lot of state governments in India for the smart city project, which you all might be aware of. So we are already there in India, working with a lot of state governments to implement the smart city initiatives. Okay, and we are also present in Africa, Mauritius. Through Mauritius, we have moved to Ivory Coast. Okay, and I'm glad that a team from Ivory Coast is here in India to promote Ivory Coast as a destination for Indian investors, for Indian companies. Okay, to come and share Indian technical expertise, Indian managerial expertise, Indian financial expertise with Ivory Coast to forge a strong partnership between these two countries. I don't know how much you know about WITEP. WITEP is a Ivory Coast government initiative to promote Ivory Coast as a potential destination for foreign investment, including investment from India. So we have partnered with WITEP to channelize investments from India to Ivory Coast, and we ourselves are technological partners of Ivory Coast, and hopefully will be, after this conference, I'm sure some interest will be generated, amongst Indian investors. They will get to know the opportunities in Ivory Coast and the kind of government trust. Since there's a team from Ivory Coast present here, I'm sure they'll announce a lot of initiatives for Indian investors to come and invest in Ivory Coast. So that's precisely a brief background of this meeting. I'll be glad to answer any question which you have. government side